बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक 3 और हमारी बुक के मुताबिक ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। और इसमें हम लोगों ने 60 MCQs तक सॉल्व कर लिए थे, लेकिन उसमें हमारे एक MCQ 36 रहता था। हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग फर्दर देखेंगे। 36 में अगर आप लोग देखें, कहते हैं द सेवंथ टाइम्स द सेवंथ टर्म। अब आप लोगों ने 7 को मल्टीप्लाई करवा देना है सेवंथ टर्म। अब वो वैल्यू नहीं बताई हमें, तो हम लोग इस सेवंथ टर्म का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और सेवंथ टर्म का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a प्लस 6d कहते हैं इज इक्वल टू किसके? 11 टाइम्स 11 को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ? 11th टर्म। और 11th टर्म हमारे पास क्या होती है? a प्लस। आई होप कि ये इक्वेशन सब बच्चों को समझ आ चुकी है। अब आपसे क्या पूछा गया? 18th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 18th टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? a प्लस। अब 18th टर्म फाइंड करने के लिए मेरे पास a की वैल्यू होनी चाहिए और d की वैल्यू होनी चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। यहां से अगर आप लोग देखें तो इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा? 7a प्लस ये 6d था, 6 इंटू 7 42d इज इक्वल टू 11a प्लस जी 110d। आई होप कि ये बात क्लियर है यहां तक, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये देखें, a को एक साइड पे कर दें और d को दूसरी साइड पे कर देते हैं। क्या मैं इसको यूं लिख दूं? 11a इज इक्वल, सॉरी 11a माइनस 7a इज इक्वल टू 42d माइनस 110d। मैंने 11a में 7a ट्रांसफर किया, तो यहां से 110d मुझे दूसरी साइड पे ट्रांसफर करना है। तो 110d के साथ नेगेटिव साइन हम लोग यूज करेंगे, इज इक्वल टू 42d माइनस 110। क्या ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, यहाँ पे देखिए 11a माइनस 7a इज इक्वल टू 42d माइनस 110d इज इक्वल टू माइनस 68। तो यहां से फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 17। a की क्या वैल्यू आ गई? ये a की वैल्यू जाके इधर पुट कर दो, माइनस 17d प्लस 17d, देन 18th टर्म इज 0। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई? क्या आपने देखें a और d दोनों की वैल्यूज हम लोग नहीं फाइंड कर सकते थे, हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू d, या d की वैल्यू फाइंड करते विद रिस्पेक्ट टू a। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। हम लोगों ने फर्स्ट टर्म फाइंड की, तो फर्स्ट टर्म का हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 17d। जाकर 18th टर्म के फार्मूले में a को हम लोगों ने इसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस किया एंड प्लस 17d एज इट इज रहने दिया। तो प्लस 17d माइनस 17d इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो 18th टर्म इज 0। ऑप्शन ए ठीक हो। एनी क्वेश्चन? इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करना है। ये भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्किप किया था। 56 बेटा, यहां पर आपको बताया गया 18th एंड 11th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशो 3:2। आपको पता है कि अगर मेरे पास ये a:b हो तो मैं इसको a/b लिख सकता हूं, पता है ना? तो आपको क्या बता रहे हैं कि आपके पास कौन सी टर्म्स के लिए रेशो बताई गई है? 18th टर्म्स की रेशो कौन सी टर्म के साथ? 11th के साथ।
तो क्या हम इसको यूं लिखते हैं 18th टर्म का फार्मूला a प्लस, अच्छा मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, या तो रेशो की फॉर्म में लिख दो या डिवीजन के तौर पे लिख लो। 11th टर्म इज इक्वल टू, रेशो क्या है, क्या ये बात क्लियर? दोनों के को रेशोज की फॉर्म में भी लिख सकते थे, रेशोज को कन्वर्ट करें तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 21st एंड 5th टर्म की रेशो। तो यहां पे देखें 21st टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 20d, और 5th टर्म का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस, इसका आंसर हमने फाइंड करके देना है। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट कि यहां से आप लोग a की वैल्यू फाइंड करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मुताबिक चलें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 को a प्लस 17d से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 34d इज इक्वल टू 3a प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30d। ये बात क्लियर? अच्छा अब यह देखें 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 34d माइनस 30d, यहां पर a इज इक्वल टू, ये बात क्लियर? ये जाकर पुट करते हैं, क्या हम इसको यूं लिखते हैं 40 प्लस 20d डिवाइडेड बाय, प्लस सिंपलीफाई करें 24d, d के साथ d कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 24/8। अब इसको सिंपलीफाई करें तो 3/1, 8 के साथ अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो इसको अगर रेशियोज की फॉर्म में लिखना हो तो 3:1, ये आपके पास आंसर। क्लियर? ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसके ऊपर थोड़ा सा आपने कुछ एक्स्ट्रा सोचना था, मतलब कोई कैलकुलेटर वगैरह आपकी हेल्प नहीं करने वाला, कोई इसके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड, कोई शॉर्टकट सप्लाई नहीं होने थे। ये वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑलराइट, इनके सॉल्यूशंस आप अपने पास नोट कर लें ताकि इन फ्यूचर ये आप लोगों के काम आ सके। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, ओके? एग्जाम में इस किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं होता, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये आप लोगों का एक्स्ट्रा नॉलेज था कि मेरी बुक में से कुछ एक्स्ट्रा सीख कर जाओ। अब आप खुद सोचो कि जब आप इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होने, आप इजीली सॉल्व कर लो। इस वजह से आपने इस बुक से इतना परेशान नहीं हो जाना, इस बुक से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके, आप लोग इस बुक को करने के बाद अगर स्टडी टेक्स्ट करें तो स्टडी टेक्स्ट सारा सॉल्व हो जाता है, एज सच उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। चले अब हम लोग 61 से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। अब ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं इजीली, अब हमारे पास इनके कॉन्सेप्ट्स भी मौजूद हैं। देखिए आपसे कहते हैं सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 170 एंड 1000, तो बेटा 170 एंड 1000 को शामिल नहीं करना। और कौन से इंटीजर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, ये कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी था, सिर्फ इसमें ट्रिक्स क्या था कि आप लोगों ने जैसे ही 170 अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिवाइडेड बाय 8, तो ये देखें वैल्यू 21.25, मतलब 170 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 22 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है विच इज डिविजिबल बाय 8। ऑलराइट, ये आपकी फर्स्ट टर्म। अच्छा इसके बाद हर 8वां नंबर आपके पास डिविजिबल बाय 8 है, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बन जानी है, तो नेक्स्ट टर्म, और इस तरह चलते 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 लास्ट टर्म अगर आप यहां से जाके पूछे ना 1000 डिवाइडेड बाय 8, अब अगर मैंने कल वाला कॉन्सेप्ट आपको ना पढ़ाया हुआ होता, आप लास्ट टर्म 1000 कंसीडर करते हैं, जबकि 1000 नहीं आता। इवन के ये डिविजिबल बाय 8 है,
उसके बावजूद 1000 नहीं लेना, क्यों? क्योंकि उसने कहा था इन बिटवीन, तो आपने इससे एक नंबर पहले की वैल्यू, तो वो आपके पास वैल्यू आ रही है 992। यहां से आपने सबसे पहले बेटा n की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि हमारे पास अब 176 से लेकर 992 तक टोटल डिविजिबल बाय 8 कितने टर्म्स मौजूद हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, 992 लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय 8। यहां से आपको n की वैल्यू का पता चल गया 103। अब आपने सम का फार्मूला अप्लाई कर देना है। सम का फार्मूला था n बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 60152। ऑप्शन ए। कोई इशू? ऑल क्लियर? अच्छा, इसको ना आप कैलकुलेटर पे भी चेक करके देख लेते हैं कि कैलकुलेटर के मेथड से हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आता है। ये देखें, प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कैलकुलेटर टेक्निक्स आपको आए। प्रेफरेबल है जिस तरह हमने सॉल्व किया, कि आप अपने एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लें। अब यहां पे देखें, मॉड की, उसके बाद 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स, फिर 2 नंबर पे जाएंगे क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पर कोई सी भी 2 टर्म्स बताएं, अगर फर्स्ट और सेकंड का पता है तो वो बता दें, अदरवाइज जितनी टर्म्स का पता है, जो सी भी टर्म्स का पता है वो बता दें, लेकिन कम से कम 2 टर्म्स। ओके, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, एक्स के कॉलम में नंबर ऑफ टर्म्स और वाई के कॉलम में वैल्यू ऑफ टर्म्स। क्या यहां तक की बात क्लियर है? और ऐसी की प्रेस करके डाटा सेव कर। अब आपने सम फाइंड करना है, तो सम की वैल्यू देखें किस तरह है। सबसे पहले सम का साइन, शिफ्ट और लॉग की सम का साइन लेकर आए, फिर यहां पर आप लोगों ने एक्स पुट करना है। एक्स मुराद होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एक्स आप लोगों ने लेकर आना है। अब सम किसका हमने फाइंड करना है, वैल्यूज का या नंबर ऑफ टर्म्स का? तो वैल्यूज कौन से कॉलम में थी, वाई के कॉलम में, एक्स एंड वाई के कॉलम थे ना, तो वैल्यूज कौन से कॉलम में थी? तो आप इससे बताएं कि भाई वाई का सम करना है, तो वो वाई आपको कहां से मिलेगा, शिफ्ट 1 5 की प्रेस करेंगे और देखें ये रहा वाई, तो 5 की प्रेस कर, ये वाई आ गया। अब कैलकुलेटर को पता चल गया कि उसने सम लेना है वाई का। अब वो पूछ रहे कितनी वैल्यूज का सम, तो आपने उसको रेंज बतानी है कि फर्स्ट टर्म से लेकर कौन सी टर्म तक। तो आपने यहां पे जो सेपरेटर्स यूज करना है वो कोमा, शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज, कोमा लग गया। फर्स्ट टर्म से लेकर फिर कोमा और लास्ट टर्म 103 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, and the sum is 60152। ऑल राइट, क्या हमने फाइंड किया था, 60152। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62, आई होप के 61 क्लियर है सब बच्चों को। द सम ऑफ थर्ड and ninth term of an arithmetic progression is sum of third and ninth term of an arithmetic progression is 8. Find the sum of first 11 terms of the progression। अच्छा, अब यहां पे देखें, कहते हैं थर्ड टर्म को और नाइन्थ टर्म को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास सम क्या बन जाता है, 8। जबकि कहता है कि अगर मुझे बताएं कि फर्स्ट 11 टर्म्स का सम क्या होगा। अब यहां पे देखें थर्ड टर्म किस तरह से लिखी जाएगी, जब इसको ऐड किया गया a प्लस तो सम क्या बना, ये बात क्लियर? अच्छा, मैंने सम बताना है कौन सी टर्म्स का, फर्स्ट 11 टर्म्स का। 11 टर्म्स के सम का फार्मूला क्या होता है, 11/2, क्योंकि अब n की वैल्यू तो पता है ना मुझे, ऐसा ही है ना, 11/2 इंटू 2a प्लस, हाँ जी क्या लिखूंगा यहां पर, 10
क्या यही फार्मूला बनेगा ना? 11 टर्म्स का सम। अब इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 10 डी इज इक्वल टू, क्या मुझे यही नहीं चाहिए था? 2a प्लस 10d। तो यहां पर आकर आप लोगों ने सिंपली 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 8, द आंसर इज, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 8 डिफरेंस नहीं है, थर्ड और नाइन्थ टर्म को जब ऐड करूं तो इनका टोटल 8 बनता है। मतलब फर्स्ट 8 टर्म्स का सम नहीं है ये, तीसरी और नाइन्थ टर्म जो भी थी, जब उन दोनों को ऐड किया, जैसे 2 and 6, जब दोनों को ऐड किया 8 आ गया मेरे पास। क्लियर? तो यहां पर देखो, सब में मुझे 2a प्लस 10d चाहिए था, तो यहां से भी तो मुझे वही आंसर मिला कि 2a प्लस 10d इज इक्वल टू, तो जाकर आपने 8 यहां पे पुट कर देना है, तो 11 टर्म्स का सम 44 आपके पास आ जाएगा। ये तो होती है थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग कि फार्मूले का यूज आप लोग कैसे करते हो। क्लियर? आपका जो नॉलेज है ना, वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपके कंप्लीट होता है। ओके हो गई ये बात? और जिस तरह मैं ये सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूं, आप अपने साथ अपनी बुक पे लिखते रहें, क्योंकि जैसे ही हम लोग आगे चले जाएंगे और दोबारा आप मुड़ के देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको भूल चुके होंगे। तो जब सोल्यूशन साथ होगा पता चल जाएगा इसको इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखें, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 230। अब ये फर्स्ट 12 टर्म्स का सम बता दिया 234, और साथ में हमें लास्ट टर्म बता दी। अब अगर आप लोग गौर करें, जब लास्ट टर्म गिवन होना, तो मुझे n की वैल्यू चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, लास्ट टर्म चाहिए होती है, तो मैं सम फाइंड कर लेता हूं। ऐसे ही है ना, 4 चीजें, भाई 3 तो उसने बता दी, सम बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स बता दी, लास्ट टर्म बता दी, मैं फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकता हूं। अच्छा, जब फर्स्ट टर्म आ जाएगी, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स भी होगी, लास्ट टर्म भी होगी, कुछ भी पूछो मुझसे मैं आराम से बताऊंगा। ओके, तो इसने क्या कहा, कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड, अच्छा अगर ये फर्स्ट टर्म ना भी कहता ना, तो भी मुझे पहले फर्स्ट टर्म ही फाइंड करनी थी। बल्कि ये वाला क्वेश्चन अगर सिर्फ यहां पर मैं ऐड कर देता ना, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि आप सम के लिए डिफरेंस का फार्मूला लगाते और वो कभी भी अप्लाई ना होता। ओके, अच्छा अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। 234 कैलकुलेटर पे करते हैं। 234 इज इक्वल टू 12 बाय into a प्लस लास्ट टर्म इज, यहां से a की वैल्यू आ गई, द फर्स्ट टर्म इज, अच्छा उसने पहले आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा था। ओके, तो भाई फर्स्ट टर्म बाद में पूछिए तो इसका आंसर भी बाद में देना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये करेक्ट आंसर। मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड ही नहीं किया। जो चीज जिस सीक्वेंस में पूछी जाती है उसका आंसर उसी सीक्वेंस में होता है। अब अगर आप लोग 3 देखो, तो 3 इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां नहीं था आप सिर्फ इसको कैंसिल करते, लेकिन मैंने तीनों को कैंसिल किया क्योंकि उसने कॉमन डिफरेंस पहले पूछा है, तो पहला आंसर कॉमन डिफरेंस का है और दूसरा आंसर फर्स्ट टर्म का, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो ये लास्ट वाला है। ओके, क्लियर? अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे अब फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, एन की वैल्यू भी मौजूद है, तो अब क्या करेंगे, सम का नहीं nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 36 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो हाँ सम मतलब सेम, फिर डिफरेंस वाला फार्मूला लगा दो तब भी एक ही बात है, अदरवाइज nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दो। क्या ये बात समझ आ गई? अब ये देखो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने से पहले भी मैंने डी को ही टिक किया हुआ था। ओके,
Next, 64. The sum of 16 terms of an arithmetic progression whose first last term is अब इसके लिए आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था। कहता है 16 टर्म्स का सम 2800 है जिसकी लास्ट टर्म 250 है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कर लोगे फाइंड। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही था, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, इजीली फाइंड कर सकते हो। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, पहली चीज उसने क्या पूछी और दूसरी फर्स्ट टर्म तो कंफर्म हो गई है कि 100 ही है। क्या आप मुझे सम का फार्मूला अप्लाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाई सम का फार्मूला अप्लाई करूं भी तो फर्स्ट टर्म के लिए ही करूंगा ना। पता चल गया है कि भाई 100 है। कैसे पता चला है? क्योंकि हर किसी के साथ 100 है। अगर एक भी डिफरेंट होती ना, मैं पहले जाके फाइंड करता। क्लियर? ये है, उधर आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए अपने दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल करो। अब जब आपको पता चल गया फर्स्ट टर्म में 100 है, अब तो क्वेश्चन ही बहुत इजी था आप लोगों के लिए। 250 इज इक्वल टू 100 प्लस 16 माइनस 1 15 d, the d is 10 110। All right, next। ये क्वेश्चन बेटा जब तक खुद से नहीं सोचोगे ना, तब तक आप क्यूएम एक्सपर्टीज नहीं गए। देखो यार, तुक्का लगाना लगी जाएंगे, पेपर पास करना हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ 25 ही तो एमसीक्यूज ठीक करने हैं और पेपर पास है। लेकिन अगर सिर्फ पेपर पास करना है तो फिर इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, अगले सब्जेक्ट्स में आपको सपोर्ट मिल सके, आपको पता हो कि भाई आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ा हुआ है, फार्मूलाज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना आता हो, उसके लिए मेहनत करो। कि इन केस आप लोग किसी लोगों के सामने बैठे हों और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आपने इतने पेपर्स पास किए हुए हैं, तो उन्हें पता चले कि वाकई पास किए हुए हैं, कि इन्हें कुछ आता है। ऑलराइट, अदरवाइज क्यूएम पास करना ये बाएं हाथ की गेम है और ये एक हफ्ते की मार है और क्यूएम पास होती है। तो यहाँ पर आप लोग जितने भी बैठे हुए ना, सिर्फ क्यूएम को पास करने के लिए नहीं बैठे हुए। पास इंशाल्लाह हम सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे। जिस मंथ में पेपर देना है उसी मंथ में पास है, आज ही मुझसे लिखवा लो कि तुम लोग पास हो। यहाँ पर मैं तुम लोगों को पास करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा और ना तुम लोगों ने पास करने के लिए पढ़ना। ऑलराइट, आपने अपनी जिंदगी संवारने के लिए ये नॉलेज गेन करें कि जब आप लोग बैठे हों तो कोई ये ना कहे कि यार पता नहीं कहां से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री उठा के ले आए, इसे आता ही कुछ नहीं है। ऐसी ऐसी सिचुएशन ना हो। और ये चीजें आगे आपके सब्जेक्ट्स को बड़ा सपोर्ट करती हैं। फिर आप में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो चुका होता है कि यार मैंने स्टडी करनी इस तरह से है। ये हमारी कन्वेंशनल स्टडी नहीं है कि यहाँ पर बुकिश नॉलेज होगा और आप लोगों ने उसको साथ लेके चलना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपकी अपनी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। ऑलराइट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 65। Siddiqui has recently appointed as an accountant of XYZ Limited। भाई क्वेश्चंस में ना आपको 5-5, 6-6, 7-7 लाइंस का एक एक क्वेश्चन नजर आएगा, कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन। तो कभी भी इस चीज के बारे में ना सोचना कि सर वो 10 लाइनों का क्वेश्चन हो गया था। भाई मुझे क्या 10 लाइनों का था या 12 लाइनों का था, मैंने सिर्फ डाटा एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से। भाई मेरे मतलब की चीज कौन सी है। अब XYZ भाई अकाउंटेंट बना है, सीनियर अकाउंटेंट है या जूनियर है और कब बना है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। ऑलराइट, हम मतलब की चीज है, मतलब इतनी लाइन पढ़ के मुझे पता चल गया, फजूल बात थी। मूव टू नेक्स्ट, काम की बात बताओ। तो कभी ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी तो हमसे ना हो पाएगा। इवन के वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा और जल्दी हो जाता है। ओके, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ कि जितना लेंथी क्वेश्चन होगा उतना मुश्किल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्किल पे आधी लाइन का क्वेश्चन भी तुम लोगों से ना हो पाएगा और आसानी पे आए तो 10 लाइन वाला क्वेश्चन भी चुटकियों में हो जाता है। राइट, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को अच्छा रखना है। अब नेक्स्ट देखें, कहता है he intends to set aside an amount of rupees 10,000
from his salary received in the first month. सेविंग करना चाह रहा है, कहते हैं मैं 10,000 रुपए पहले महीने में निकाल सकता हूं अपनी सैलरी में से। अच्छा नेक्स्ट, अब सेविंग के डिफरेंट प्रोसीजर्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हर महीने सेम सेम अमाउंट। अब अगर वो सेम सेम करता है ना तो प्रोग्रेशन नहीं बनता, तो उसको सॉल्व करने के मेथड्स बाद में देख लेंगे। हमने यहां पर बनाना होता है प्रोग्रेशन। अब क्या कहता है, कहता है विच वुड बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज। अब कहता है कि फर्स्ट मंथ में 10,000 है, अगले महीने में इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, कितना 500 से, तो अगली मेरी जो इनकम बनेगी, जो सेविंग बनेगी, वो 10,500 बन जाएगी। ऑल राइट, इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मंथ्स इट वुड टेक फॉर हिज एग्रीगेट सेविंग टू एक्सीड रुपीज। सम बताया यहां पर कि आपकी टोटल सेविंग्स की अमाउंट 500,000 बनने में कितने मंथ्स तक आप सेविंग करते रहो। एन की वैल्यू आपने यहां पर बतानी है। तो इन सिंपल इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना था तो 500,000 इज इक्वल टू एन फाइंड करना है, n बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म गिवन है लेकिन लास्ट नहीं गिवन, तो a प्लस एल वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर। 2a 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस n माइनस 1 x माइनस 1 इनटू, बेटा ये जितना इंक्रीज लेके आ रहा है हर माह, यही डिफरेंस की वैल्यू है 500। देन the x is 29.28। अच्छा, अब यहां पर देखें तो आप 29 आंसर नहीं करोगे क्योंकि 29 में 5 लाख से कम की सेविंग है। तो उसने कहा है कि कम अज कम, कहते हैं exceeds 500,000 है, तो आप लोगों ने 30 को जाके टिक कर। अगर 29 और 30 दोनों गिवन हो तो आपने राउंडिंग डाउन नहीं करनी, राउंडिंग अप करनी है। क्यों? अब यहां पर जरा बात सुनिएगा। अगर मैं यहां पे 29 कर दूं, ये देखें 29 बाय 2 इंटू 20,000 प्लस n माइनस 1 28 इंटू, तो देखें सम क्या बन रहा है 4,93,493,000। जबकि उसने क्या कहा था कितना होना चाहिए, जब 5 लाख बना तो 29 पे तो नहीं बनता। ऑलराइट, हाँ अगर मैं इसको 30 कर दूं, ये देखें और यहां पर 29 आ जाएगा, फिर 5,17,500। तो बेटा उसने ये नहीं कहा था एग्जैक्टली इक्वल टू 500,000, उसने क्या कहा था एक्सीड्स रुपीज 500,000। तो आपने किसको टिक करना है? आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि 29 और 30 दोनों गिवन हो, तो हम इसे बहुत से शहजादे 29 को टिक कर देंगे, जबकि आंसर गलत है, 30 बनेगा जी। राउंड अप करना है एन की वैल्यू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है कि उसने आपसे क्या पूछा है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, कहते हैं अली वॉक द सर्टेन डिस्टेंस ऑन फर्स्ट ऑफ Feb 2009 ऑन ईच सक्सेसिव डे ही वॉक्स 100 मीटर मोर। अच्छा बेटा उसने ये नहीं बताया कि फर्स्ट डे कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब फर्स्ट टर्म नहीं बताई, लेकिन ये बता दिया है कि भाई नेक्स्ट डे जितनी भी फर्स्ट डे में उसने वॉक की थी उसे 100 मीटर ज्यादा है। क्लियर? फिर देखें, देन द प्रीवियस डे इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन द, अच्छा फर्स्ट भी नहीं पूछा, फिर लास्ट पूछा है कि लास्ट डे पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा इसके लिए ना ये जो है ना 51.8 किलोमीटर, ये फैब के मंथ्स का टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, मतलब सम है ये आपके पास। अच्छा दूसरा इसमें पता है ट्विस्ट क्या है कि ये किलोमीटर्स में है, ऊपर मीटर्स में है, तो इसका यह मतलब नहीं था कि सम 51.8 और आपके पास डी की वैल्यू 100 आ जाए, क्वेश्चन गलत हो जाता।
तो आपने सेम यूनिट्स यूज करने थे। तो या तो अब देखें, मेरे पास नीचे आंसर किलोमीटर्स में है, तो आप इस 100 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलो। तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 0.1 किलोमीटर, ये डी की वैल्यू। ये बात क्लियर? अच्छा, क्या वो ये क्वेश्चन हो सकता है? जरा ट्राई करें, शाबाश। सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे 51.8। अच्छा बात सुनिएगा, 51.8 इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू बेटा गिवन है 28, तो 28/2। अच्छा ये बताना जरूरी नहीं था जब उसने फैब का मंथ बोल दिया था, तो हमें पता है कि फैब के मंथ में 28 डेज हैं। अगर सपोज यहाँ पे होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2009, सेम होता, नीचे सम बता देता, नंबर ऑफ डेज ना बताता, मैं इनकी वैल्यू 30 मान लेता। अगर यहां पर कह देता इन द मंथ ऑफ मे, तो 31, जून 30। बात क्लियर हो गई? तो आपने खुद देखना था कि कौन से मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज हैं, वही एन की वैल्यू आपके पास आ जानी थी। यहां पर फिर भी उन्होंने हमें बता दिया 28/2 इंटू 2a की वैल्यू तो है ही नहीं, तो 2x। अब यहां पर देखिए बेटा लास्ट टर्म भी नहीं है, और जब फर्स्ट टर्म नहीं है तो लास्ट टर्म फाइंड भी नहीं कर सकता। तो यहां पर जो फार्मूला अप्लाई करना है हम लोगों ने वो n-1, तो 28 - 1 27 इंटू प्लस 27 इंटू 0.1, अब 100 नहीं कर देना, देन इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 किलोमीटर फर्स्ट टर्म, या 500 फर्स्ट डे 500 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया गया, नेक्स्ट डे 600, नेक्स्ट डे 700, और 28th डे में कितना, तो अब हम लोग बता सकते हैं 0.5a प्लस n-1 into d, and the d is 0.1 is equal to 3.2 किलोमीटर। ये ऐसे निकला है। क्लियर है ये बात? 67। अब तो आपको समझ आ गई है ना प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चंस की, इस चैप्टर में कोई इशू तो नहीं है ना अब? अच्छा आप बताएं, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी, इट मींस दैट डी इज पॉजिटिव। अगर यहाँ पे होता डिक्रीजिंग एपी तो डी इज नेगेटिव, इंक्रीजिंग एपी इज, and the product of first and third of these terms is, then the third term is। अब कहता है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनका अगर हम लोग सम करते हैं तो 51 बन जाता है, और वो टर्म्स ऐसी हैं कि हमारे पास उनका अगर प्रोडक्ट करें फर्स्ट और थर्ड टर्म का, तो उनका प्रोडक्ट 273 बनता है। बताओ थर्ड टर्म क्या है? कोई सी भी कहता है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमने उठाई, तो वहां पर हमारे पास उनका सम 51 बनता है। तो भाई उन टर्म्स को हम लोग कह देते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा दूसरा उसने क्या कहा कि अगर मैं a और c को मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू 273 बन जाएगी। क्या ऐसे ही है? अच्छा अब यहां पर देखें तो 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहां पर 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो क्यों ना डिफरेंस के फार्मूले के ऊपर आ जाए। 3 टर्म्स हम लोगों ने लेनी है, उनका सम लेना है, तो क्यों ना हम लोग डिफरेंस के फार्मूले के ऊपर आ जाए। हमें पता है कि एक टर्म अगर a है तो उससे अगली टर्म a प्लस डी होगी, उससे अगली टर्म a प्लस 2d होगी,
ऐसे ही है ना, तो हम लोग ए बी सी नहीं काउंट करते। जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपसे कह दे, अब ये बात आपने याद रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कह दे तो फर्स्ट टर्म को ये ना कहना, मिडल की जो टर्म होना आपने उसको ए कंसीडर कर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मिडल की टर्म होना उसको आपने ए कंसीडर करना है। अब देखो इससे अगली टर्म क्या होगी, किसी को इश्यू इसमें? तो ये तो मिडल की टर्म थी, तो इससे प्रीवियस टर्म फिर क्या होगी? ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, ये देखें, अब अगर मैं इसको ऐड करूं 51 इसका सम, तो डी के साथ डी कैंसर, क्योंकि डी गिवन नहीं था मेरे लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो अब याद रखिएगा, एक तो ये रूल उस टाइम पर अप्लाई होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, तो आपसे इवन ऐसा क्वेश्चन पूछे कभी नहीं, हमेशा या तो कहेगा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, या कहेगा 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, या कहेगा 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो आपने मिडिल की टर्म को ये कह देना है, तो उसके दाएं बाएं माइनस डी प्लस डी, फिर प्लस 2d माइनस 2d, इस तरह से करते जाना, तो डी आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड पे आपके पास सिर्फ ए की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां पर देखें 3a इज इक्वल टू, देन a इज इक्वल टू, अच्छा अब ये देखें ना, a फर्स्ट टर्म नहीं है, ये मिडिल की टर्म है। अब हमने ये देखना है यहां पर, यहां से देखो 273 को डिवाइडेड बाय 13 करें तो यहां से आपको फर्स्ट टर्म का पता चल सकता है। 273 को डिवाइडेड बाय, ये लास्ट की टर्म उसने दी हुई है आपको, डिवाइडेड बाय 13 करें तो देखिए यहां से आपको फर्स्ट टर्म क्या बनती है 20। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये सीक्वेंस पता है आपके पास क्या बन रहा है 21 17 एंड, तो ये आपके पास सीक्वेंस, ये देखो ये डिक्रीजिंग है। उसने क्या कहा था, इसको 21 को ट्राई करो लास्ट टर्म, तो 13 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये जो 13 है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म, 17 सेकंड टर्म और 21 थर्ड। जब आपके पास मिडल की टर्म 17 आ गई थी और उसने आपसे कहा था कि आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इस सिचुएशन में 13 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, 9 भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। जब मिडल टर्म 17 है तो लास्ट टर्म भी 17 नहीं हो सकती, तो एक ही आंसर है आपके पास, ये ऑल्टर्न, मतलब आपको यहाँ पर ये चीज भी चेक करने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड की। अब ये ए की वैल्यू आपकी मिडल की टर्म थी, ये बात समझ आ गई है? जब उसने कहा था कंसेक्टिव टर्म्स हैं और आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो लाजमी बात है जो थर्ड टर्म होगी वो 17 से ग्रेटर होगी, और उसने थर्ड टर्म दी हुई होगी, तो ना तो वो 13 हो सकती है, ना 9 हो सकती है, ना ही 17 हो सकती है, तो एक ही ऑप्शन है 21। ओके, बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 68, if A, R and A N are the first term, common ratio, last term मतलब nth term of the GP, then AN, nth term का क्या फार्मूला होता है, AR raised to power, कहता है how many terms are there in GP, तो ये आपके पास आ गया। तो इसके लिए आप लोगों को ये लास्ट टर्म है आपके पास, क्या अप्लाई करेंगे 20480, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय आर, और आर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? अच्छा सपोज आपको नहीं पता चला, तो यहां पर आकर ये देखें, कोई भी एक टर्म लें और उसको डिवाइड कर दें उसके प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ, भाई ऑटोमेटिकली आर आ जाएगा। ऑलराइट, अलग से फाइंड करने की कोई जरूरत, पता चल रहा है वो वैल्यू लिख लें, नहीं पता चल रहा एक टर्म लें उसको डिवाइड करते हैं उसके प्रीसीडिंग वैल्यू के साथ, आर की वैल्यू रेज टू पावर एक्स
-1। अब यहां से आपको n की वैल्यू का पता चल जाएगा, एंड द n इज वाओ, थक गया, 20480 इज इक्वल टू, बस कैलकुलेटर थक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने नहीं थकना। अच्छा, साथ साथ हैं, मुझे पता है। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुंह नहीं बना लेना। अब क्या करना है, ये देखो भाई, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, घी निकालो। ओके, अच्छा अब देखो, 5 चेक कर लेते हैं। 5 × 4 रेज टू पावर, अगर 5 नंबर ऑफ टर्म्स हो तो पावर क्या आएगी? 4 इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर 6, तो पावर क्या हो जाएगी? नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट 7, तो 7 हो तो पावर क्या हो जाएगी? 7 - 1। क्या बात है, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही होती हैं। जहां देखो भाई, आपका कैलकुलेटर भी एक छोटी सी डिवाइस है, उसकी जैसी प्रोग्रामिंग है उसने उसके मुताबिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। कभी कभी कैलकुलेटर भी जवाब दे जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको जवाब मिल गया है, आपने दूसरी ट्राई शुरू कर रही है। ओके, मेरे सवाल ऐसे हैं कि आपको पता हो कि यार कैलकुलेटर भी गलत कर सकता है, तो फिर मैंने उसको ठीक कैसे कर। ओके, इस चीज की भी ट्रेनिंग हो रही है आप लोगों की कि भाई आपके कैलकुलेटर भी गलत हो सकते हैं। अच्छा अब देखें बेटा, फर्स्ट टर्म बता दी, आर की वैल्यू बता दी, nth टर्म, तो इसको किस तरह से हम लोग जाके पुट करेंगे? 3 × 2 raised to power n - 1, ये आ गया आंसर। देखो, ए बी सी इन जीपी, देन द रिलेशनशिप, पढ़ा था ना ये रिलेशनशिप हम लोगों ने, तो इसका रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है? मिडल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म। ये बात क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पे होता जीपी की जगह पर एपी, तो फिर तो फिर तो फिर हम लोगों ने पढ़ा था 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशनशिप होता है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो इसी रिलेशनशिप को यूं भी लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्लियर? ये बातें पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन रेशो और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट बी 1, नहीं हो सकती, बाकी सारी हो सकती। अच्छा 1 क्यों नहीं हो सकती? सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 5, कॉमन रेशियो है 1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज चल पड़ी। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, तो 2 तो है ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 20 40 80, फिर तो बन रही है जीपी, 1 नहीं हो सकता। ओके, -1 -5 + 5 -5 + 5, ओके सेम नहीं है, फिर वैल्यू चेंज हो रही है। कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूछें, तो कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता और कॉमन रेशो 1 नहीं हो सकती। अच्छा देखें, द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस, अच्छा लास्ट वाली देखो, 2 raised to power 50, मतलब इतनी बड़ी कोई वैल्यू आ रही थी कि उसने आपको बताई ही नहीं, इवन के कैलकुलेटर जवाब दे जा रहा है, कहते यार ये कुछ मैंने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन उसके आगे डेसिमल से आगे अभी 15 डिजिट तुमने और जाने हैं, तब जाके 2 raised to power 50 आएगा तुम्हारे पास। ये इतनी लेंथी वैल्यू है आप लोगों के पास, आपका ये कंप्यूटर तो कैलकुलेट शायद कर दे, कैलकुलेटर नहीं कर सकता। अब क्या कहते हैं आगे, कहते द टर्म एट पोजीशन 11 वुड बी,
कहते हैं 11th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी जी? अच्छा ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अच्छा एक ही क्वेश्चन है ना, मैं कह रहा था दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स और इसमें 11th पोजीशन की टर्म बतानी है। ओके तुम नहीं समझ पाए। अच्छा बात सुनिएगा, बात सुनिए बेटा, यहाँ पे अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स बतानी हो तो ये लास्ट टर्म है आपके पास, ये आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म है। अच्छा आपको क्या लगता है कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है? तो ये देखो फाइंड कर लेते हैं, इसमें जहन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? 8। अब ऐसे अगर अप्लाई करो 256 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू, देखो 2048 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। देखो यार कैलकुलेटर ने फिर जवाब दे देना है अगर मैंने एक्स टर्म का फार्मूला अप्लाई किया तो क्यों ना हम इसको कुछ इस तरह से करें कि ये देखिए फर्स्ट टर्म 32 इंटू और रेज टू पावर 11 की जगह क्या लिखूंगा? लिखो ना 10। 3.43 ये नहीं था, 2 रेज टू पावर 50 ये नहीं आ रहा था आपके पास, कैसे ही था ना। अच्छा इसको जाकर 13 की जगह पर इधर नहीं, ये भी नहीं था। नेक्स्ट चेक करते हैं 15 की जगह पर, नहीं ये भी नहीं था, रेस्ट ऑफ 15 आ रहा था हमारे पास कुछ। क्या बात है, ये इसका आंसर है। ओके अब उसने आपसे क्या पूछा? द टर्म एट पोजीशन 11 वुड बी, तो देखो कितना, अब यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? ये आंसर बन रहा है, ये आपने सिर्फ याद रखना है 2.43 रेज इंटू 10 रेज टू पावर 10, इससे पूछो। ये देखो 2 रेज टू पावर 35, यही था। क्या बात है, ये आंसर 11th पोजीशन पे ये है हमारे पास। ओके नेक्स्ट कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स इफ r इज लेस देन 1, तो ये जी let the multiplication of 3 consecutive terms in geometric progression be 8, then middle of those 3 terms would be multiplication of 3 consecutive terms in geometric progression। तो हमारे पास the term in geometric progression be 8, then the middle of those 3 consecutive terms would be, हाँ जी कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इनका सीक्वेंस बनेगा क्या? 1 to 4 बनेगा। और क्या बात है, ए बाय आर मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए आर, आर से आर कैंसल, ये हमारे पास 8 था, ए क्यूब वो 3 ए खाम में लिखवा दिया था, इज इक्वल टू 8, देन ए इज इक्वल टू 2, ये आंसर है और यही मिडल की टर्म थी। अच्छा जी 77, if the fifth term of geometric progression is 81, first term is, what will be the fourth term of the geometric progression? तो फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है? ए आर रेज टू पावर इज इक्वल टू, यहां पर हमें पता है फर्स्ट टर्म का और वो है, तो यहां से पहले आर की वैल्यू फाइंड कर दें। 16 x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, ये x की ही पावर आई है, देन r इज इक्वल टू, बता देना। ओ माय गॉड 1.5। मेरे कैलकुलेटर पे हंसते हो तुम लोग, देखो कैसे आंसर बताया है। सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर पर, तो वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। अब उसको जाके पुट कर देना फोर्थ टर्म के लिए। फोर्थ टर्म का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय आर
रेज टू पावर 3। ये 54, राइट। अच्छा जी, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।